गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। चलो, अच्छा है। अच्छा, आज काफी नाम सुना होगा एंटी बीजीएफ का, लिवासीजुमैब, रैनीजुमैब वगैरह। तो उसके जो फंडे हैं थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि इंट्राविट्रेल इंजेक्शन हम काफी यूज करते हैं आजकल की वेटरनरी डिजीज में भी, ये काफी कॉमन हो गया है। और ये जो क्लास है ये काफी लॉन्ग है। अगर कि इसके एंटी बीजीएफ के साथ साथ मैंने पीपीवी भी किया है, पार्ट्स पुराना विक्टोमी का भी स्लाइड साथ में ही, अराउंड 120 स्लाइड है मेरे पास अभी। हो सकता है आज क्लास कंप्लीट ना हो तो एक क्लास और लगेंगे, फिर आपके ये जो रेटिनल डिजीज है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अगर नेक्स्ट क्लास होता है देन आई विल टेक मैकुलर होल। ठीक है। तो एंटी वीजीएफ का काफी नाम सुना होगा। एंटी वीजीएफ मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि इसके साथ साथ आपका ओरिएंटेशन हो जाएगा डिफरेंट डिजीज का, जिसमें एंटी वीजीएफ यूज होती है। जैसे सीआरवीओ बताया था वो हो गई, फिर आपको एआरएमडी बताया था वो हो गई। जहां जहां हम एंटी वीजीएफ यूज करेंगे उसकी थोड़ी थोड़ी ओरिएंटेशन आपको और ज्यादा होती चली जाएगी। ठीक है। तो एंटी वीजीएफ जो है वेसिकुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर लीडिंग टू रेटिनल हीलिंग। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। टुडे वी विल डिस्कस एंटी वीजीएफ एंड इट्स रोल इन रेटिनल हीलिंग इन डिफरेंट डिजीजेस। सबसे पहले आ जाए कि वीजीएफ है क्या। वीजीएफ जो होता है इट इज वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। कहीं पे भी हाइपोक्सिक होती है, इधर रेटिना में हो या बॉडी में कहीं पे भी हो, दैट विल लीड टू रिलीज ऑफ वीजीएफ, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। वो क्या करती है? एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर नए नए वेसल्स फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है। बॉडी टिश्यू रिलीजेस दिस प्रोटीन टू सिग्नल नीड फॉर द एडिशनल ऑक्सीजन। ठीक है। ये जब रिलीज होता है तो ये बॉडी टिश्यू प्रोटीन रिलीज होती है इन रिस्पॉन्स टू एडिशनल ऑक्सीजन, कहीं पे हमें चाहिए होती है। तो अब वो क्या करती है? इट स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ द normal fragile new vessels and increases the permeability of the capillaries। ये क्या करती है कि नए नए वेसल्स की फॉर्मेशन करती है और जो कैपिलरीज होती है उसकी परमिएबिलिटी बढ़ा देती है। ठीक है। उससे क्या होती है? एंटी बीजीएफ। अब इससे क्या होती है? नई नई कैपिलरीज फॉर्मेशन होता है, और नई कैपिलरीज कहीं भी फॉर्मेशन होगी, नई वेसल्स कहीं भी बनेंगे, दैट विल लीड टू हेमरेज। और सब प्लान इसी का होता है, जो भी हेमरेज होती है रेटिना में, दैट विल लीड टू पैथोलॉजी, डिफरेंट पैथोलॉजी। अब उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? एंटी वीजीएफ यूज करते हैं। एंटी वीजीएफ आर द ड्रग दैट बाइंड्स एंड ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ द वीजीएफ। आ जाए इसके हिस्टोरिकल हाइलाइट्स में। ये सबसे पहले 1787 में ब्रिटिश सर्जन हुआ करते थे डॉक्टर जॉन हंटर। इन्होंने यूज किया था टर्म एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस मतलब क्या होता है? एनजीओ मतलब नए नए, जेनेसिस, एनजीओ मतलब नए नए ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन, और जेनेसिस मतलब उसके ग्रोथ। एंजियोजेनेसिस, नए ब्लड फॉर्मेशन को एंजियोजेनेसिस बोलेंगे। डिस्क्राइब द ब्लड वेसल्स ग्रोइंग इन द रेंडियर एंट्रल। रेंडियर एंट्रल क्या होता है? जो रेंडियर के सींग होते हैं। ठीक है। रेंडियर आपने देखा होगा टीवीज वगैरह में, जो बर्फों में रहते हैं। उसमें इन्होंने सबसे पहले ये ग्रोथ देखा था, और इन्होंने ये टर्म कॉइन किया था एंजियोजेनेसिस 1787 में। लेटर ऑन 1989 में क्या हुआ? वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर वीजीएफ वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर नेपोलियन पेरेरा। ठीक है। तो मेन वीजीएफ डिस्कवर किया था ये डॉक्टर नेपोलियन फेरेरा ने किया था। इट टर्न्स आउट टू बी द आइडेंटिकल टू अ मॉलिक्यूलर कॉल्ड वेस्कुलर परमेबिलिटी फैक्टर, इसके इक्विवेलेंट था। और ये किसने किया था? 1983 में डॉक्टर हेरोल्ड डोवरक। इन्होंने वीपीएफ किया था, और वीजीएफ कौन कॉइन किया था? नेपोलियन फेरेरा ने। ये भाई साहब नेपोलियन फेरेरा। तो सबसे पहले एंजियोजेनेसिस हुई थी, देर आफ्टर इन्होंने इस कॉइन टर्म को कॉइन किया था वीजीएफ को, जो अभी चला आ रहा है, नेपोलियन फेरेरा ने 1987। और जब 1992 में क्या हुई? उसमें क्या हुई? जो फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल था, जो एंटी एंजियोजेनिक ड्रग थी, टीएनपी 470, बिगेन्स इन द कैंसर पेशेंट। तो सबसे पहले क्या होता था? रेटिना तो बात की बात है, कैंसर पेशेंट में क्या होते हैं? नए नए ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन होते हैं। क्यों? जो कैंसर टिश्यू होते हैं, कैंसर का मतलब ही होता है अनवांटेड ग्रोथ ऑफ द सेल्स।
अनवांटेड ग्रोथ अगर किसी सेल्स की होगी तो उसको खाना खाने के लिए नए ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन तो होंगी, उसको ऑक्सीजन देने के लिए नए ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन होगी। सबसे पहले जो टर्म यूज किया था TNP 470 1992 में एंटी ड्रग जो यूज हुआ था फॉर कैंसर पेशेंट। इसके अंदर 1999 में क्या हुआ, देयर इज मैसिव वेव ऑफ एंटी एंजियोजेनिक ड्रग enters द क्लिनिकल ट्रायल। तो 1999 में काफी सारे एंटी एंजियोजेनिक ड्रग हम लोगों ने यूज किया, ठीक है। एंड 5 ड्रग फॉर द मैकुलर डिजनरेशन एंड 1 ड्रग फॉर द डायबिटिक रेटिनोपैथी हम उस वक्त यूज किए थे, आज से 25 ईयर बैक। 2004 में सबसे पहले बेवासिजुमैब, जो हम लोग एवेस्टीन बोलते हैं, बेवासिजुमैब हमने यूज किया और ये FDA अप्रूव हुई थी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस कोलोरेक्टल कैंसर। मैंने पहले ही बताया था कि जो बेवासिजुमैब होती है एवेस्टीन, ये कभी भी देखो FDA अप्रूव फॉर द कोलोरेक्टल कैंसर, ये आई के लिए अप्रूव नहीं हुई थी, ये कोलोरेक्टल कैंसर के लिए हुई थी। बट वो पेशेंट जिसमें कोलोरेक्टल रेक्टम का कैंसर था, उसके साथ साथ आई में ARMD वगैरह थी, आई में ARMD वगैरह थी, वो उससे ठीक होने लगे, जबकि दवाई चल रही थी कोलोरेक्टल कैंसर की। तो वहां हमें पता चला कि एवेस्टीन जो है बेवासिजुमैब, उसका हमारे आई में भी रोल है, तो वहां से हमने यूज किया। अब 2004 में जो फर्स्ट एंटी VEGF था वो क्या था, पिगैप्टिनिब। पहले ही मैंने बताया था, मैगोन के नाम से होती है। एंड दिस इज द एंटी VEGF एप्टामर बिकम द फर्स्ट एंटी VEGF ड्रग टू बी FDA approved for the treatment of the ARMD। अब देखो, एवेस्टीन या बेवासिजुमैब पहले लॉन्च हो चुकी थी, बट इट वाज अप्रूव्ड फॉर कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। वो हमारे आई के लिए अप्रूव नहीं थे, बट इम्प्रूवमेंट हुई तो हम लोग वो दे देते हैं। हमेशा देखते होगे जो एवेस्टीन होती है वो वायल में आती है, और हम उसको 28 से 30 डोज बना के एक वायल का यूज करते हैं। तो जनरली वो जो होती है वो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के ट्रीटमेंट में यूज होती है, बट हम अपना रेटिनल पैथोलॉजी उसको यूज करते हैं। फर्स्ट अगर हुआ कि एंटी VEGF जो आई में यूज हुई थी वो कौन थी, कैप्टेनेब, मैगोन। ये अप्रूव हुई थी 2004 में। अब आ जाओ 2006 में, 2006 में हम लिसेंटिस का नाम सुने हैं, डेट इज रैनिजुमैब। ये हमारा 2006 से फ्रैगमेंट ऑफ बेवासिजुमैब मॉलिक्यूल होती है, इट इज FDA अप्रूव्ड बाय ARMD। 2006 में लिसेंटिस आई थी मार्केट में एंड इट वाज अप्रूव्ड बाय FDA। In May of 2005, the first patient was treated with intravitreal dose of bevacizumab, and the response appeared identical to the response previously observed with the systemic bevacizumab। तो जो सिस्टेमिक बेवासिजुमैब चल रही थी, एवेस्टीन चल रही थी कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के लिए, वैसे ही रिस्पॉन्स हुआ अगर हमने इंट्राविट्रियल बेवासिजुमैब दिया 2005 में। तो हमें पता चला कि हम एवेस्टीन या बेवासिजुमैब को इंट्राविट्रियल दे सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई हिस्ट्री की बात। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, जो VEGF होती है वो कितने टाइप्स की होती है, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो होती है, ठीक है। मेन जो होता है ए होता है, ए के डिफरेंट आइसोमर्स होते हैं, GFA 206, 189, 165, 145, 121 एंड 110, ठीक है। एंड 10 जो होते हैं VEGF B, C, D एंड E होते हैं। अभी तो एडवांसमेंट इतना हो गई कि E तक भी चला गया है, ठीक है। तो ये सब आइसोमर्स होते हैं VEGF के। अब VEGF क्या करती है, दिस leads to the angiogenesis and leading to the neovascularization and increase the VEGF क्या होता है, बैलेंसिंग एक्ट होती है बिटवीन एंजियोजेनेसिस, परमेबिलिटी, vascular endothelial flow, anti-thrombotic and cells survival leading to neuroprotection, neovascularization, inflammation, disrupt of barrier and the membrane degeneration leading to edema।
तो जो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख रहे हो, दिस ऑल द फिजियोलॉजिकल, वो जो होती है, और दैट फिजियोलॉजिकल की वजह से पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, लीडिंग टू नियोवास्कुलराइजेशन, इन्फ्लेमेशन, डिसरप्शन ऑफ बैरियर, मेम्ब्रेन डिजनरेशन एंड एडमा। तो ये जो लेफ्ट साइड में जितने भी चीजें आप देख रहे हो, दिस इज फिजियोलॉजिकल, जो बॉडी अपने आप करता है। बट बॉडी जो हाइपोक्सिक, जहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड है, वहां के लिए जो ब्लड वेसल्स भेज नए नए प्रोड्यूस करता है वो, और हमारे लिए क्या होती है, टॉक्सिक हो जाती है। दैट विल लीड टू नियोवास्कुलराइजेशन ऑफ दैट एरिया, इन्फ्लामेशन, वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाएगी, डिसरप्शन ऑफ बैरियर एंड लीडिंग टू एक्जुडेशन एंड इडमा। ठीक है, तो ये पैथोलॉजी हो जाती है। अब आ जाओ, तो सबसे पहले हमारा जो एंटी वीजीएफ हमारी थी, पिगेप्टिनेब, या फिर ये कह लो मैगून। क्या है, दिस इज द एप्टामर दैट स्पेसिफिकली बाइंड्स विद द वीजीएफ 165। जो वीजीएफ के डिफरेंट आइसोमर्स अभी डिस्कस हुए थे, वीजीएफ 165 पे ये एक्ट करता है। इट वाज द फर्स्ट एंटी वीजीएफ टू बी अप्रूव्ड बाय एफडीए इन 2004। एंड इफिकेसी क्या होती है, इट इज कंपेयर्ड विद द एवेस्टिन और लुसेंटिस के लगभग ही होती है, बट लेस सिस्टमिक साइड इफेक्ट देन द रेनिजुमैब एंड बिवेसिजुमैब से इसकी साइड इफेक्ट कम है। अब आ जाओ रेनिजुमैब। ये क्या है, दिस इज द एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट हेमराइज मोनोक्लोनल वीजीएफ एंटीबॉडी, सिमिलर एक्शन अगेंस्ट ऑल द फॉर्म। अब इसका देखो, वो था वीजीएफ 165 पे एक्ट करता है, ये क्या है कि पैन वीजीएफ ब्लॉकर है, ये सभी वीजीएफ पे एक्ट करता है, सभी को ब्लॉक करता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है इसकी, 48 किलो डाल्टन, एंड हैविंग द गुड पेनिट्रेशन इन द रेटिना। ठीक है, सेफ्टी प्रोफाइल इज बेटर देन एवेस्टिन एंड अप्रूव्ड बाय एफडीए इन 2006। ठीक है, तो एवेस्टिन से बेटर है, सभी को ब्लॉक करता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट उससे कम है और रेटिना में ज्यादा पेनिट्रेट होता है, इसलिए लुसेंटिस ज्यादा चलती इन कंपैरिजन टू एवेस्टिन। अब आ जाओ बिवासिजुमेब, जो एवेस्टिन है। ये क्या होती है, इट इज फुल लेंथ रिकॉम्बिनेंट हेमराइज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट द ऑल आइसोमर्स ऑफ द वीजीएफ। ये भी ऑल आइसोमर्स करती है, बट मॉलिक्यूलर वेट क्या है इसकी ज्यादा होती है। ठीक है, एंटीजेनिसिटी क्या होती है, इट इज पोटेंट, पेनिट्रेशन लेकिन क्या होती है, पुअर देन रेंजुमैब होती है, एंड जो हाफ लाइफ है लॉन्गर होती है, इसलिए ज्यादा दिन तक रहती है, जबकि बेवासिजुमैब जो लिसेंटिस होती है उसकी हाफ लाइफ 3 to 4 डेज होती है, मैक्सिमम 7 डेज तक जा सकती है, एंड इट इज मोर टॉक्सिक। ठीक है, कोई भी ड्रग दोगे अगर वो पेनिट्रेट नहीं होगी तो क्या होगी, सिस्टम में जाएगी, तो लेस पेनिट्रेशन की वजह से इट इज टॉक्सिक। तो बेस्ट क्या हो गया तीनों में हमारा, लुसेंटिस, रेंजुमैब। अब क्या होगा, किसी में भी हम करने से पहले क्या करते हैं, एफएफए करते हैं, फंडस फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी करते हैं। ठीक है, उससे हम देखते हैं कि लीजन कहाँ पे है। फॉर डिटेक्शन ऑफ द फ्लोरोसेंट लाइट इमिटेड बाय द डाई इन द सर्कुलेशन प्रोड्यूस्ड बाय द इरेडिएशन विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ विद इन एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ 420 to 490 नैनोमीटर का जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इमिटेड फ्लोरोसेंट जो होती है वो पास थ्रू द बैरियर फिल्टर टू फिल्म, एंड उसके बाद क्या करेगी, डिफरेंट पैटर्न्स इन द रेटिनल रेंज हमें दिखती है, इमिट करती है लाइट। ठीक है सर, जैसे अब ये आ जाओ, ये एक नॉर्मल रेटिना है, नॉर्मल ऑप्टिक डिस्क दिख रही है आपको, मैकुला दिख रहा है, ब्लड वेसल्स दिख रही है, वेन्स, आर्टरी, एवरीथिंग इज क्लियर। अब आ जाओ डिफरेंट। अब जब भी मैकुलर डिजीज होती है किसी को भी, आइदर एआरएमडी होगी, मैकुलर होल हो गई, मैकुलर डिजनरेशन हो गई, तो क्या हो गया, जो बीच का एरिया है वो ऐसा दिखेगा कर्टन लाइक, जैसे बीच में किसी ने कर्टन डाल दिया हो, सराउंडिंग दिख रही है बट बीच की नहीं दिख रही है। वो बंदा आके कंप्लेन करेगा कि आगे से कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई पर्दा डाला हुआ है या बीच में ब्लॉक है। तो मैकुलर डिजीज में ऐसी विजन होती है। ठीक है, और जो रीजन मैं बहुत पहले ही बोला था कि इस टॉपिक में आपको छोटे छोटे करके डिफरेंट टॉपिक हम टच करेंगे। अब आ जाओ, जो सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज होती है एंटी वीजीएफ, ये होती है एआरएमडी में, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन। ये क्या होती है, इट इज द कॉमन क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ द मैकुला दैट अफेक्ट द ओल्डर इंडिविजुअल एंड फीचर्स द सेंट्रल विजन लॉस, जैसे अभी फोटो पिछला दिखाया था। As a result of drusen deposition, geographical atrophy, serial detachment of the retinal pigment epithelium and neovascularization, ये सभी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। ड्रूसन जो डिपॉजिट होती थी, सॉफ्ट एंड हार्ड ड्रूसन, ज्योग्राफिकल एट्रोपी होती थी इसमें, सीरियल डिटैचमेंट हो जाता था सब रेटिनल स्पेस का, एंड नियोवास्कुलराइजेशन होती है। ये फीचर्स एआरएमडी के होते हैं।
ARMD is the leading cause of irreversible visual impairment among the elderly worldwide, affecting 30 to 50 millions individuals per year. 8.7% जो होते हैं वर्ल्ड ब्लाइंडनेस ARMD की वजह से होती है। और वेट ARMD, ये पहले ही बताया था कि वेट ARMD क्या होती है, वो टिपिकली shows the more rapid progression of the visual acuity loss, ये ज्यादा डेंजरस होते हैं in comparison to dry ARMD. Advanced ARMD can be classified broadly into two types. जो ड्राई होती है 85% होती है और वेट 15% होती है, बट जो वेट होता है ये ज्यादा डेंजरस होता है। ये देख लो, ये फंडस है, इसमें आपको सॉफ्ट ड्रूसन, छोटे छोटे ड्रूसन दिख रहे होंगे ARMD के, ठीक है। दैट विल लीड टू मैकुलोपैथी। अब ये आ जाओ, ये देखो ज्योग्राफिकल एट्रोपी कितनी बड़ी है ना, ये एरिया पूरी की पूरी एट्रोपिड हो गई ड्यू टू ARMD, ठीक है। अब अगर ज्योग्राफिकल एट्रोपी देखो, नॉर्मल फंडस में जब हम देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, यहाँ पे सब जैसे यहाँ पे पिगमेंट है वो लूज हो गई है, ठीक है। और जब हम FFA करेंगे तब देखो ब्राइट डिफ्यूज हाइपर फ्लोरोसेंस, जो फ्लोरोसेंस है वो काफी ज्यादा डिफ्यूज और हाइपर दिखेगा यहाँ पे FFA में। तो दैट विल लीड टू जो हम डायग्नोसिस करते हैं ARMD का, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, आपको सभी दिख रहे हैं, आपको सॉफ्ट ड्रूसन दिख रहे हैं, ठीक है। देन कॉन्फ्लुएंट ड्रूसन दिख रहे हैं, ठीक है। कॉन्फ्लुएंट ड्रूसन क्या होते हैं, जिसके कोई मार्जिन ना हो। सॉफ्ट ड्रूसन में क्या होती है, देयर इज छोटे छोटे पुअर मार्जिन होते हैं। हार्ड ड्रूसन में क्या होते हैं, क्लियर कट मार्जिन होते हैं। और कॉन्फ्लुएंट ड्रूसन में क्या होते हैं, देयर इज नो मार्जिन, देखो कोई मार्जिन नहीं है, ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं, कोई मार्जिन नहीं है। और RPE एबनॉर्मेलिटी, किसी भी रेटिनल पैथोलॉजी में क्या होती है, RPE इन्वॉल्व होती है, एंड रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की एबनॉर्मेलिटी होती है, दैट विल लीड टू पिगमेंटरी चेंजेस इन द रेटिना। देखो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि देयर इज सम पिगमेंटरी चेंजेस लीडिंग टू, और सम फ्लूइड है इसके अंदर, देयर इज एक्जुडेशन एंड PED, ठीक है। तो इपिथेलियल डिजेनरेशन जो होती है, ये लीडिंग टू यहाँ पे PED हो गई है। फिर देखो PED जो होती है उसमें देखो यहाँ पे चारों तरफ फ्लूइड है इतने बड़े एरिया में, और जब हम इसको FFA करेंगे तो यहाँ पे फ्लूइड दिख रही है आपको, ठीक है। OCT में देखो इतना लार्ज एरिया में सब रेटिनल फ्लूइड पड़े हुई है, ठीक है। तो ये फाइंडिंग हमें दिखती है। आ जाओ, फॉर मेनी इयर्स क्या होता है, लेजर फोटोकॉगुलेशन वाज द ओनली प्रूवन ट्रीटमेंट फॉर द नेवस्कुलराइजेशन एसोसिएटेड विद द ARMD, ठीक है। पहले क्या करते थे, लेजर फोटोकॉगुलेशन, लेजर ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा कॉमन था। उसके बाद क्या आया, PDT आया, फोटोडायनेमिक थेरेपी, वर्टोप्रोफिन जो मैंने एक बार पहले डिस्कस किया वो करते थे। और उसके बाद अब आ जाए, करेंटली द स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नेवस्कुलर AMD इज एंटी VEGF थेरेपी, रेंजुमेब और बेवसिजुमेब इज प्रिफर्ड। तो पहले लेजर यूज करते थे, बीच में PDT आ गया, लेकिन अब जो बेस्ट रिजल्ट आ रहा है वो किसमें आ रहा है, एंटी VEGF में, रेंजुमेब या बेवसिजुमेब यूज करके, ठीक है। तो ये डिस्कस हो गया हमारा ARMD, शॉर्ट में डिस्कशन था बट अच्छे से समझ लिया। नाउ कम टू रेटिनल वेन ऑक्लूजन, जो सेकंड मोस्ट कॉमन यूज होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, रेटिनल वेन ऑक्लूजन होता है सेकंड मोस्ट कॉमन रेटिनल वेस्कुलर डिसऑर्डर, ठीक है। उसमें क्या करती है, CRVO मोस्ट कॉमन होती है। वहां पे क्या होती है, देयर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल रेटिनल वेन एट द लेमिना क्रिबोसा। याद होगा लेमिना क्रिबोसा क्या होता है, जहां पे ऑप्टिक नर्व रेटिना में एंट्री मारती है, वहां पे क्या होती है, थिनिंग हो जाती है। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक वेसल्स, ठीक है, वेसल्स में दोनों आ गए, ठीक है, आर्टरी एंड वेन। और क्या होता है, वो एक कॉम्पैक्ट सीथ में बन के लेमिना क्रिबोसा के थ्रू रेटिना के अंदर जाते हैं। अब कोई भी सीथ में बंद करके कहीं पे भी ओपनिंग में अंदर जाएगा तो क्या होगा, देयर इज कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन होती है, तो वहां पे देयर इज आर्थ्रोमा फॉर्मेशन या फिर देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द वेन्स, ठीक है। तो CRVO उसकी वजह से होती है। नाउ कम टू BRVO। BRVO क्या होती है, ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन, जो रेटिनल वेन की ब्रांचिंग में होती है। सुपीरियर टेम्पोरल हो गया, इंफीरियर टेम्पोरल हो गया, सुपीरियर नेजल हो गया, इंफीरियर नेजल हो गया। मोस्ट कॉमन सुपीरियर टेम्पोरल एरिया में होती है BRVO। ये आ जाओ, अब तुम्हें फंडस दिख रहा होगा, चारों तरफ क्या है, ब्लड ही ब्लड है। इट इज द टिपिकल फीचर ऑफ CRVO, ठीक है। साथ में ऑप्टिक डिस्क पे इन्वॉल्व है, तो इसमें हम यूज करते हैं। अब अगर हम FFA करेंगे, सेम का देखो कैसा है दिख रहा है,
ठीक है, देखो ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे दिख रही है, तुम्हें क्लियर कट ऑब्स्ट्रक्शन दिख रही है। और कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, देयर विल बी लीकिंग एंड एंजियोजेनेसिस फॉर्मेशन दैट विल लीड टू डिफरेंट हेमरेज इन द टोटल एरिया। ठीक है, नाउ कम टू उसके जो दो पार्ट होते थे जो हमने डिस्कस किया था, इस्केमिक सीआरवीओ एंड नॉन इस्केमिक सीआरवीओ। इस्केमिक सीआरवीओ की प्रोग्नोसिस काफी बैड होती है। The ischemic CRP also referred to as the severe, complete or total vein obstruction and hemorrhagic retinopathy account for 20 to 25% of all the CRVO। ठीक है, 20 से 25% CRVO ischemic होती है, बट इसकी प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर होती है। अब नॉन ischemic CRVO जो होती है 75 to 80% होती है, बट इट इज क्लासिफाइड एज अ माइल्डर फॉर्म, मतलब नॉर्मली फॉर्म होती है इसकी। ट्रीटमेंट ऑफ जो आरवीओ होती है, रेटिनल वेन ऑक्लूजन, क्या होती है, पीआरपी, फोटो रेटिन थेरेपी जो होती है। इसमें क्या करते हैं, इंट्राऑकुलर नियोवैस्कुलराइजेशन प्रेजेंट होता है तो पीआरपी करते हैं, रेटिनल फोटोकोगुलेशन। ठीक है, अब जब सेंट्रल वेन ऑक्लूजन स्टडी जनरली नॉट रिकमेंडेड दैट द मैकुलर गिल्ड बी एम्प्लॉयड इन सीआरवीओ। रीड लेजर मे बी यूजफुल इन बीआरवीओ एंड नो विजुअल रिकवरी इज देयर। ठीक है, तो पहले हम पीआरपी लेजर करते थे, ग्रिड लेजर करते थे बीआरबी में, बट बाद में स्टडी से ये पता चला कि भाई इसका ज्यादा रोल नहीं है। ठीक है, नॉन इस्केमिक सीआरबी में क्या होता है, कंप्लीट रिकवरी विजन अकर्स इन लेस देन 10% ऑफ द केसेस। सिर्फ 10% में नॉन इस्केमिक सीआरबीओ में रिकवरी हुआ। ठीक है, नॉन इस्केमिक सीआरबीओ में क्या हुआ, 50% डिटोरिएशन टू द लेबर 20 to 200 to 6/60 और उससे खराबी हुई। Ischemic CRBO में क्या हुआ, मोर देन 90% हैव ए फाइनल विजुअल एक्यूटी ऑफ 26/60 और वर्स। तो कहने का ये मतलब है कि जब पीआरपी हम कर रहे थे, फोटो कोगुलेशन कर रहे थे, तो क्या हुआ, ओनली 10% या फिर 90% लोगों का विजन और खराब हो गया। तो इसकी प्रोग्नोसिस काफी बैड हुई जब सीआरबीओ हुई। ठीक है, अब आ जाओ बीआरबीओ। बीआरबीओ में क्या है, बेटर विजुअल प्रोग्नोसिस होती है क्योंकि एक ही जगह इन्वॉल्व होती है, एक क्वाड्रेंट। 1/3 ऑफ द पेशेंट हुआ बीआरबीओ एंड अप द विजुअल एक्यूटी लेवल, उसमें विजुअल एक्यूटी लेवल क्या है, थोड़ा सा ज्यादा हुई। एंड 2/3 क्या हुआ, डिक्रीज विजुअल एक्यूटी सेकेंडरी टू द मैकुलर एडमा, क्योंकि सेकेंडरी जो डिजीज थी उसके वजह से मैकुलर एडमा, इस्केमिक हेमरेज एंड द विट्रस हेमरेज की वजह से हो गई। ये आप फोटो देख लो, एक क्वाड्रेंट इन्वॉल्व है, दिस इज द पीआरबीओ। ठीक है, ज्यादा ब्लड नहीं है, बस एक क्वाड्रेंट में आपको ब्लड है। तो और जब आप एफएफए करोगे तो देख लो, यहाँ पे डिफरेंट ऑब्स्ट्रक्शन दिख रहे हैं एंड ब्लड बस एंजियोजेनेसिस ऑफ द वेसल्स दिख रहे होंगे। ठीक है, ये भी देख लो, एक क्वाड्रेंट है, उसी में दिख रहे हैं। ठीक है, तो हमने उसमें क्या देखा कि पीआरपी का भी उतना सिग्निफिकेंस नहीं है, तो एवेस्टीन एंड रैनिजुमैब मतलब लुसेंटिस का रोल बेटर है सीआरबीओ एंड बीआरबीओ में। नाउ टाइम कम टू डायबिटिक मैकुलर एडमा। डायबिटिक मैकुलर एडमा क्या होती है, मोर कॉमनली नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। ये पहले ही बताया था कि इंसुलिन डिपेंडेंट से ज्यादा क्या होता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट में डायबिटिक मैकुलर एडमा ज्यादा होती है। It occurs in 10% of all the patients of the diabetic retinopathy. Can occur at any stage of diabetic retinopathy. 3% of eyes क्या है with the milder NPDR and 38% of the eyes जो होती है वो moderate severe होती है and 75% of eyes क्या होती है, PDR होती है। ये देख लिए कैसे डिवाइडेड है, 73% में माइल्ड होगी, 38 में मॉडरेट हो गई टू सिवियर एंड 71% जो होती है पीडीआर में डायबिटिक मैकुलर एडमा मिलता है। अब ये आ जाओ डायबिटिक मैकुलर एडमा के जो फीचर्स है, देखो यहाँ पे पहले भी हमने डिस्कस किया था, जो 3 पार्ट थे यहाँ पे मैकुला में, रेटिनल थिकनिंग एट विद इन द 500 माइक्रोन ऑफ द फोबिया जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और 1500 माइक्रोन यहाँ पे एक्जुडेट भरे पड़े हैं। ठीक है, जो 3 चीजें थी जो डायबिटिक मैकुलर एडमा सीएमई बनाती थी, वो क्या थी, फर्स्ट वन, देयर इज थिकनिंग हार्ड एक्जुडेट विद इन द 500 माइक्रोन ऑफ द फोबिया मैकुला के पास। ठीक है, सेकंड क्या बनाती थी, there is thickening of the 500 micron ये thickening of the 500 micron around the macula में यहाँ पे क्या होगी, एक्जुडेट होगी, साथ साथ रेटिनल थिकनिंग होगी। ठीक है, पहले में आपको एक्जुडेट हो गया, सेकंड में रेटिनल थिकनिंग हो गई, थर्ड में क्या हो गई, 1500 माइक्रोन में 1 डिस्क डायमीटर इतना रेटिनल थिकनिंग हो जाएगी ड्यू टू एडमा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो 3 क्राइटेरिया थी डायबिटिक मैकुलर एडमा। ठीक है,
लेजर फोटोकोगुलेशन कौन कौन से यूज करते थे हम? डायरेक्ट यूज करते थे, ग्रिड यूज करते थे और पैन यूज करते थे। वो भी आप सिंपली देख लो, डायरेक्ट जो हो गया वो एक जगह पे हो गई, ठीक है। ग्रिड क्या हो गई, पूरी की पूरी ग्रिड बना दिया, ये जैसे ग्रिड बनाया है, ठीक है, ये थिकनिंग हो गई। और पैन क्या होगी, स्कैटर्ड, चारों तरफ जो हम लेजर मारते हैं। तो इससे आप विथ डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड कि ये डायरेक्ट है जो से सीधा सीधा मैकुला के पास जा रही है, ये ग्रिड हो गई जो चारों तरफ एक क्वाड्रेंट में जा रही है, ग्रिड बना के, और ये स्कैटर्ड चारों तरफ जा रही है। तो ऐसे हम लेजर लेजर फोटोकोगुलेशन करते हैं। और जो इंट्राविट्रल इंजेक्शन का जो रोल है, साथ साथ उसके जो टेक्निक्स है, टेक्निक्स आप पता ही होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा। दे दी रिपीटेड रेटिनल ड्रग डिलीवरी इज चैलेंजिंग, बार बार आप कर नहीं सकते रेटिना में ड्रग डिलीवरी, वो थोड़ी चैलेंजिंग होती है। जो इंजेक्शन साइट होता है वो क्या होता है, 3 to 4 मिलीमीटर फ्रॉम द लिम्बस, ठीक है, टू अवॉइड ओरा सीरेटा। सुप्रानेजल एंड इंफीरियर टेम्पोरल क्वाड्रेंट हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, जो साइट डिफर बाय 1 clock hour इन रिपीटेड इंजेक्शन टू अवॉइड द डबल पेनिट्रेशन, ठीक है। अगर हम रिपीटेड इंजेक्शन दे रहे हैं तो 1 clock hour, मतलब अगर हम 4 o'clock पे दे रहे हैं तो 5 o'clock पे देंगे, फिर 6 o'clock पे, ऐसे समझ के देंगे, ठीक है। अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो रिपीटेडली देना है तो एक ही साइड पे बार बार नहीं देंगे। एंगल ऑफ इंजेक्शन क्या होगा, आपने देखा होगा, ऑब्लिक एंगल होती है, मतलब तिरछा करके टेढ़ा करके इंजेक्शन देते हैं, देर आफ्टर हम सीधा जाते हैं, ठीक है। डेप्थ ऑफ निडल और मिड विट्रस एंड द विजुअल, जब हम जनरली मैं इंजेक्शन देता हूँ तो आई को डायलेट करते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है, कोई कुछ लोग डायलेट नहीं करते हैं, बिकॉज डायलेट करने पे आपका जो निडल का टिप है वो आप आराम से देख सकते हो कि वेदर इट इज इन विट्रस और लेंस वगैरह को टच तो नहीं कर रही है, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ द निडल देखना भी जरूरी है। क्या क्या करते हैं, प्रेफरेबली 30 गेज इंजेक्शन गॉज निडल यूज करते हैं, और शार्पनेस इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। टॉपिकल एनेस्थीसिया यूज करते हैं, पैराकिन वगैरह जो भी हो गया, एंड पोस्ट ऑफ टॉपिकल एंटीबायोटिक यूज करते हैं। एंड सभी ओटी में कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ओटी स्टेलाइज हो अच्छी तरह से, ठीक है। आप देख ही रहे हो कैसे इंजेक्शन को पकड़ना है, ठीक है, ये वायल में है, आप देख रहे हो कि कैसे इसको पकड़ना है, और जब भी हमको फिल करना है इंजेक्शन तो देखो उसका कैसे करते हैं, ये देखो। अभी भी बाकी सब में हम इंजेक्शन नीचे से फिल करते हैं, ये ऊपर रहेगा, धीरे 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 करके हम इंजेक्शन को फिल करते हैं, ठीक है। अभी आ जाए यूआर, इंजेक्शन फिल हो गया, उसके बाद हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। सब प्रोसेस आपने देखा होगा ओटी में, जनरली सुप्रा टेम्पोरल में देते हैं, इंफ्रा टेम्पोरल देते हैं। अब ये आपको पता ही होगा कि जो फेकिक पेशेंट होते हैं, क्योंकि हमारा जो फेकिक आई होता है उसमें जो लेंस होते हैं वो बाइकनकेव होते हैं और थोड़े फूले हुए होते हैं, थिकनेस बड़ी होती है, एंड इसलिए हम 4 मिलीमीटर फ्रॉम लिम्बस वहां से नाप के उसके बाद वो करते हैं, जबकि सीडोफेकिक में क्या करते हैं, 3.5 मिलीमीटर फ्रॉम द लिम्बस एरिया लेते हैं। जो साइंटिस्ट पता ही होगा रेंज जो मैप जो हम देते हैं। अब आ जाओ, इसके जो डिफरेंट आउटकम है, रेटिनल वेन ऑक्लूजन जो अभी सीआरवीओ दिखाया था, ये देखो उसमें फाइंडिंग्स क्या है, अब इंजेक्शन के बाद देखो, ठीक है। सीआरवीओ का ये पेशेंट देखो, इसमें क्या हुआ है, जो डीबीए क्या है, डिस्टेंस विजुअल एक्यूटी 6/24 है, और जो सीएमटी है, सेंट्रल मैक्रो थिकनेस, इट इज ओवर 750, ये देखो इतना ज्यादा है, ठीक है, ड्यू टू मैक्रोइडमा। अब यहाँ पे जब इंजेक्शन देंगे तब देखो क्या चेंजेस आते हैं। अब देखो, पोस्ट एंटीवीजीएफ इंजेक्शन हो गया, बीसीवीए 6/24 से 6/6 आ गया, ठीक है। और सीएमटी कहाँ चला गया, 280, जो सेंट्रल मैकुलर थिकनेस था, जो कि 750 था, नाउ इट बिकम 280। तो इतना वेरिएशन होता है आफ्टर गिविंग एंटीवीजीएफ इंजेक्शन। अब इसमें आ जाओ, सीआरबीओ सेम चीज है, आप यहाँ पे इंजेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी विजुअल एक्यूटी क्या है, पोस्ट एवेस्टीन, एवेस्टीन इतना इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छे रोल नहीं होते, बट फिर भी
एवेस्टिन पुअर पीपल के लिए यूज करते हैं बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड देनिजुमैब या बोलो लिसेंटिस। ठीक है, तो एवेस्टिन भी होती है, बट विजुअल एक्यूटी जो 2/60 थी उसने कहाँ ले आया इसको 6/36, तो कम से कम कुछ तो एक्ट कर ही रहे हैं, तो एवेस्टिन भी हम यूज करते हैं। ठीक है, बीआरवीओ का देख लो, जैसे ये देखो एक बीआरवीओ में एक ब्रांच रेटिनल वेन सुप्राटेम्पोरल इन्वॉल्व है, यहाँ भी इन्वॉल्व है, इतनी ज्यादा मैकुलर एडमा, इंजेक्शन देने के बाद क्या हो गया, ये जुड़ गई। नाउ द मैकुलर एडमा रिड्यूसेस टू 287 और विजन क्या हो गया 636 से 6/12 पे आ गया। ठीक है, आ जाओ एआरएमडी। ठीक है, एआरएमडी में देखो इतना बड़ा ज्योग्राफिकल एट्रोफी है, मैकुलोपैथी है, इंजेक्शन देंगे तो क्या होगा, एवेस्टिन इंजेक्शन देने के बाद, 2 इंजेक्शन देने के बाद देखो इतनी बड़ी ज्योग्राफिकल एट्रोफी थी, नाउ इट बिकम रिग्रेस। ठीक है, ये देखो 4/60 विजन थी, रिड्यूसेस टू 6/36 पोस्ट एवेस्टिन। तो एआरएमडी में भी इतनी अच्छी एक्ट करती है ये। नाउ कम टू सीएमई। सीएमई पता ही होगा, ये भी अच्छी तरह हमने डिस्कस किया था। इट इज ए पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्स कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड accumulating in the outer plexiform layer of the central macula that result in the formation of the visual cystic space। ठीक है, and a variety of causes are, जो मेन तो डायबिटिक ही कॉज होते हैं। अब इसमें देख लो प्रिएवेस्टिन जो कैटरेक्ट ऑपरेटेड पेशेंट है, इसमें आप क्या हुआ, डीवीएल जो था 1/60 था, एवेस्टिन देने के बाद ये क्या हुआ 5/60 इंप्रूव हो गया। ठीक है, एंड सीएमई अनइंजेक्टेबल आई में देख लो प्री एवेस्टिन की क्या हालत थी और पोस्ट एवेस्टिन क्या हुआ, ये देखो यहाँ है, ये रिग्रेस कर गया सीएमई, और यहाँ पे रिकरेंस आफ्टर 1 ईयर के बाद अगेन रिकरेंस हो गया। ठीक है, इंजेक्शन देने के बाद क्या हुआ, सेंट्रल मैकुलर थिकनेस 560 था, इट विल, जो थिकनेस थी इट विल रिड्यूस टू 300 माइक्रोन। ठीक है, विजन जो थी 6/60 से 6/18 इंप्रूव हो गई सीएमई में। ठीक है, एवेस्टिन पता ही होगा, बिवेसिजुमेब एवेस्टिन जो होती है एम्ड एट द मैक्सिमम बेनिफिट टू द मैक्सिमम पेशेंट, 30 to 50% गिवन इंजेक्शन इन 1 डे। ठीक है, हमारे जो फौज में ना इंजेक्शन डे होते हैं हफ्ते में, 1 or 2 days इंजेक्शन डे होते हैं, उसमें हम 30 से 50 पेशेंट को एक दिन में इंजेक्शन देते हैं इंट्राविट्रियल। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, यू कैन सी। ठीक है, बिवेसिजुमेब है, ये भी बिवेसिजुमेब है, एवेस्टिन का वायल देख रहे हो। ठीक है, 100 mg पर 4 ml। ठीक है, तो एक वायल में हम 20 से 25 इंजेक्शन दे देते हैं। ठीक है, कोडिंग का तरीका देख लो, इंजेक्शन देख लो। फॉलो अप करेंगे तो क्या करेंगे, पोस्ट इंजेक्शन डे, फर्स्ट डे तो फॉलो अप करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद 7th डे 1 वीक के बाद करते हैं, और उसके बाद 4th वीक के बाद करते हैं। ठीक है, 4th वीक के बाद क्या करते हैं, बीसीवीए लेते हैं, बेस्ट करेक्टिंग विजुअल एक्टिविटी। ठीक है, तो इसका कितना इंप्रूव हो रहा है वो देखते हैं, ऑकुलर एंड रेटिनल एग्जामिनेशन करते हैं, ओसीटी करते हैं। ओसीटी जनरली 4 वीक के बाद ही करते हैं, बिकॉज जब तक ड्रग एक्ट नहीं करेगा ओसीटी चेंजेस नहीं आएंगे। आईओपी लेंगे, आईओपी जरूर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ता है जब भी इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, और एफएफए आफ्टर 3 मंथ और 3 इंजेक्शन, जब 3 इंजेक्शन हो जाएंगे या 3 महीने हो जाएंगे तब फंडस फ्लोरेसेंस करके हम चेंजेस देखते हैं, तो ऐसे फॉलो अप करते हैं। साइड इफेक्ट क्या है, एंटीवीजीएफ का पता ही है, थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट होते हैं, एम्बोलाई हो जाएगी, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो सकते हैं, इस्केमिक हार्ट डिजीज हो सकते हैं, इंट्राविट्रेल इंजेक्शन, लोकल साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लोकल साइड इफेक्ट वही हो गया आपका कंजक्टिवल कंजेशन हो गया, आईओपी हो गई, कैटरेक्ट हो गई, एंड देयर इज नो सीरियस एडवर्स इफेक्ट इन एंटायर द सीरीज। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि सीरियस इफेक्ट होती है। जो लोकल साइड इफेक्ट मेन होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले कंजक्टिवल हेमरेज होगी, आप कहीं भी इंजेक्शन लगाओगे तो ब्लड ओजिंग होगी, हेमरेज तो होगी। उसके बाद क्या होगा, देयर इज रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर, यूवेटिस होगी, हो सकती है। अगर इन्फेक्शन हो गया तो कंजक्टिवल टीयर भी हो सकती है, अगर ढंग से इंजेक्शन नहीं दिया तो आरपी रप्चर हो सकता है। ठीक है, अगर आप रेटिना को रप्चर करते हैं, लेंस अगर टच हो गया ड्यूरिंग इंजेक्शन, इट विल लीड टू कैटरेक्ट एंड रेटिनल एंड विट्रस हेमरेज भी हो सकता है। दिस आर द साइड इफेक्ट। अब ये देखो सब कंजक्टिवल हेमरेज हो रही है। ठीक है, जब इंजेक्शन देते हैं तो घबराने का नहीं है, फिर वो ठीक हो जाएंगे, आप एंटीबायोटिक चलाओगे ठीक हो जाएगा। ये हमारा हो गया खत्म इंट्रा